हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप, मैं आशा करता हूँ सब लोग बहुत बेहतरीन हो गए और बहुत ही तगड़े हो गए, है ना। क्योंकि देखिए एग्जाम नज़दीक है हमारे और आज मैं लाइव नहीं लेके आ पा रहा हूँ, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसकी वजह से। बट वीडियोज आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी होली काफ़ी अच्छी बीत गई होगी और जैसा कि मैंने बोला था 2 दिन हम लोग रेस्ट करेंगे, होली इंजॉय करेंगे। उसके बाद फिर से अपने स्टडी पे आ जाएंगे और मैं आपके स्टडी पे ही काम कर रहा था कि आज भी देखो, आज भी होली है बट मैं होली प्ले नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ और एग्जाम एकदम धुआं धुआं कर डालो। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सिलेबस को। और आज हम डिस्कस करेंगे फिर से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और अनसॉल्व पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हो कि हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 के लिए गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, मतलब मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं वो है। तो इससे थोड़ा सा एक आइडिया आपको हो जाएगा कि हाँ पेपर का लेवल क्या रहेगा, किस अकॉर्डिंग पेपर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो समय वो है 3 घंटे का और 15 मिनट का। तो स्टार्टिंग जो 15 मिनट होते हैं उसमें आपको पेपर को पढ़ना होता है। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि ये जो 15 मिनट मिलते हैं ना, इसमें पेपर को आप एटलीस्ट कम से कम 3 बार पढ़ना। कितनी बार? 3 बार पेपर पढ़ना, बहुत हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि 3 बार पढ़ने पे ना आप देखोगे आपके 50% जो क्वेश्चंस पेपर है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ही सॉल्व करना। बाकी इन सब चीजों पे मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सीधे प्रश्न पे आता हूँ। बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज होते हैं। क्या कह रहा है, मतलब मल्टीप्लाइज क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, माफ कीजिएगा। कह रहा है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या है प्रश्न, देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्याओं का युग्म बताइए। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं सहअभाज्य संख्याएं, तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मस जो होता है, मस वो होता है 1। कितना होता है? वो केवल होता है 1। ठीक है, तो अब देखो जैसे 14 और 35 की बात करूं तो 14 और 35 को अगर हम फैक्टर करें, मतलब इसका गुणनखंड करें, तो 7 गुणे 2 होगा और ये 7 गुणे 5 हो जाएगा। इसमें 1 लिख सकते हैं, इसमें 1 लिख सकते हैं। और इसका एचसीएफ देखा जाए, मतलब मसा, तो इसका मसा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और मैंने क्या बोला? मसा 1 आना चाहिए। तो इन सभी संख्याओं में से देखो तो मसा किसका 1 आता है। अगर मैं इस वाले नंबर को लूं 18 और 25 को, 18 और 25, तो 18 का मसा क्या, 18 का अगर मैं फैक्टर करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ 3 गुणे 3 गुणे 3 3 के 6 हो गया, 3 3 के 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया। इसका मैं फैक्टर को तो 5 गुणे 5, बिल्कुल। तो इनका यही आपका आंसर होगा। इसका एचसीएफ कितना है? इसका एचसीएफ है आपका 1। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखो मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल समझना। मूलों का गुणनफल कितना होगा? तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं, मेरे पास क्या है? 3x² - 4x। क्या मैं प्लस 0 = 0 नहीं कर सकता क्या? मूलों का गुणनफल मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? -b/a। ठीक, -b/a, सॉरी c, माफ करना बच्चों, ये तो प्रोडक्ट हो गया। c/a। अब c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0/3। और 0/3 का मतलब क्या आया? ये आ गया 0 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ग क्या कह रहे हैं? किस समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, संगत कोण बराबर हों, उपयुक्त में से दोनों, इसमें से कोई नहीं। चलिए भैया देखिए, अगर समरूप त्रिभुज की बात करते हैं, मतलब समरूप त्रिभुज मतलब क्या? सिमिलर ट्रायंगल। किसके बारे में? सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम ये कह सकते हैं सर, उनके जो संगत भुजाएं होते हैं वो समानुपाती होती हैं और संगत जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान बताइए। भैया चलो देखो, cos 60 की बात करें, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस
साइन 60 की वैल्यू ये होती है √3/2 इंटू साइन 30 होता है 1/2। अब देखो पूरा एक जैसा है ना, तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ देखो अंक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, तो माध्य, बहुलक, माध्यिका या मानक विचलन। तो देखो इसमें से मानक विचलन नहीं है, बाकी जितने हैं सबके सब है। पर इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बता दो बच्चों। ठीक है, मानक विचलन जो है, अच्छा नीचे ज्यादा हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा, विजिबल होगा। ठीक है, मानक विचलन है, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने के सारे टर्म्स हैं वो सब क्या है, वो सब प्रवृत्ति की माप की जाती है, मतलब प्रोबेबिलिटी इसमें देखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो अगर मैं बात करूं मध्य बिंदु, किसकी बात मैं करूं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, ये होता है x1 + x2/2 और ये होता है y1 + y2/2। ये हमारे मध्य बिंदु होते हैं। मैं इसे मान लेता हूं ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब यहाँ x1 कितना है, x1 है -8 + 0/2। y1 कितना है, y1 है आपका 0 -8/2। मैं इसे सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -4/2 और ये आपका -8/2, सॉरी ये -8/2। ठीक है, ये भी -4, ये भी -4, तो दोनों माइनस है, मतलब ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 2, ये एक नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। विविक्तकर मतलब क्या होता है बच्चे, डिस्क्रिमिनेट, मतलब ये वैल्यू होती है d, क्या होता है ये होता है b² - 4ac। क्या होता है बालक, b² - 4ac। अभी देखो यहां इक्वेशन मेरे पास है 2x² - 4x + 3 = 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं x² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू हो जाती है 2, b की वैल्यू हो जाती है -4 और c की वैल्यू होती है 3। यहां पे वैल्यू रखेंगे तो b क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है सर 2 है और c की वैल्यू सर 3 है। तो देखो 4 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 माइनस के 4 दूनी 8 और 8 त्रिके 24, कितना आ गया 24। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इधर बचेगा, 4 इधर 8, माइनस का 8 आ जाएगा और यही क्या है आपका आंसर है। बस यही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन ख क्या कह रहा है कि यदि 15 cot a = 8 है तो sin a और sec a का मान बताइए। देखो यहाँ पे मैं इसको ये भी तो लिख सकते, जैसे ये गिवन है 15 cot a = 8। ठीक, तो क्या मैं इसको cot a = 8/15 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखो अभी आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का का कॉन्सेप्ट, किसका, लाल बटे कक्का का कॉन्सेप्ट। तो यहां से ये क्या है, कॉट होता है आधार बटे लंब, मतलब ये अपना क्या है, ये अपना आधार है और ये क्या है आपका लंब है। तो आपको कर्ण चाहिए, ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालोगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, आधार आपका कितना है, आधार है आपका 15 का स्क्वायर, चलिए सॉरी वहां 8 लिखना था, मैंने बाई में से 15 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड ही करना है स्क्वायर करके। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का 64। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 5 6 कितना हो गया, 9 हो गया, 6 to 8 और ये 289। ये कितना होता है 17 का स्क्वायर है। तो मतलब आपको क्या मिल गया, कर्ण मिल गया, के मिल गया आपको,
आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा साइन ए। तो अगर मैं साइन ए की बात करूं तो साइन ए होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना है 15 है, और कर्ण कितना अभी हमने निकाला 17 है, तो 15 बटा के 17 हो गया साइन ए की वैल्यू। वहीं पे अगर मैं सेक ए की वैल्यू की बात करूं, सेक ए, तो सेक ए कितना होता है, अच्छा सेक किसका उल्टा है, सेक मेरे बच्चे कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कॉस मतलब कर्ण बटा के आधार। कर्ण हमारा कितना 17, आधार कितना है 8, ये आ जाएगा सेक ए की वैल्यू। इतनी बात समझ में आई। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है, नहीं कुछ तो करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। देखो मेरे बच्चों, ट्रायंगल्स को आप बहुत ज्यादा परेशानी के साथ नहीं इसको पिक करोगे कि हाइट ट्रायंगल, क्योंकि देखा जाए जो 30% का सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करने वाला कोई सिलेबस है तो वो है आपका ट्रायंगल्स। लेकिन इसको आप बहुत ज्यादा परेशानी मत लो, इसको बहुत ज्यादा ओवर रिलेटेड मत करो, ओवर क्रिएट मत करो इसको। केवल और केवल इसके जितने थियरम्स हैं उसको पढ़ लो, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लो, और कुछ नहीं पढ़ो, इसमें काम आपका हो जाएगा। वरना पता चला एक टॉपिक के चक्कर में आप बाकी के जो 60 नंबर है वो गवा दोगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा परेशान मत हो, नहीं आता छोड़ दो, बस मैं ये बोलूँ, नहीं आता छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसके चक्कर में बाकी के 60 नंबर आप मत गवाना, ठीक है भाई। चलो देखो इसको, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे अपने पास अगर दो ट्रायंगल है, चलो मान लो एक ट्रायंगल हो गया आपके पास ए बी सी, और दूसरा एक ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए, ठीक है दोस्त। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, आप भी कोशिश करना क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखना, तो आपका ना थोड़ा सा एक अलग कॉपी दिखेगा, तो एग्जामिनर को मजा भी आएगा कोई कॉपी चेक करने में। 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और ये दोनों दिया हुआ, कितना दिया 121 और 289, ये कितना हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का पूर्ण वर्ग या होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर लेकर आओगे तो रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा इन रूट ऑफ 121 अपॉन 289 इक्वल टू क्या हो जाएगा बस बच्चे ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो 121 किसका वर्ग है, तो ये होता है सर 11 का, और 289 अभी अभी हमने देखा सर 17 का होता है, मतलब 17 का, तो ए बी अपॉन पी क्यू। और यही आपसे पूछ रहा था ए बी रेशियो पी क्यू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 11:17, यानी अनुपाते 17। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भाई देखो, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बटन का माध्य जो है 16 है, बहुलक है 13, तो बटन की माध्य क्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या गिवन है आपसे, इससे क्या गिवन है आपको कि माध्य दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है, कह रहा है माध्य है आपका 16। बहुलक देखो इसमें क्या है, बहुलक है आपका 13, और कह रहा है माध्य क्या बताइए। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका माध्य 3 गुणी माध्य, या फिर सीधे सीधे बहुलक निकाले तो जो संबंध होता है वो होता है बहुलक बराबर, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे माध्य का 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य,
ये इसका सिंपल सा संबंध होता है, रिलेशन होता है। बट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है माध्यिका निकालना, मतलब ये माध्यिका निकाला, तो क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्यिका, सॉरी 2 गुणे माध्य, और सबको डिवाइड करते हैं किससे, 3 से। ये आपका ये रिलेशन बन जाएगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, बहुलक कितना है हमारा, बहुलक है 13 प्लस 2 गुणे के 16 बटे के 3, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 16 दूना 32, और ये 3 ऐड करेंगे तो 3 2 5 हो गया, और 4 1 5 हो गया, 45 बटा के 3, 3 से डिवाइड करेंगे 15। तो इसकी जो माध्यिका है, माध्यिका वो कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन मजेदार क्वेश्चन था। ओके, तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम इसको मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम इसे मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो क्या मैं √3 को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, बिल्कुल। तो √3 = p/q क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। तो अगर मैं इसके नीचे 1 ले लूं और इनका कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3q = p। ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखो ये √3q हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, जब दोनों साइड का हम वर्ग करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3q का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा p का होल स्क्वायर। और √3p q का स्क्वायर करेंगे तो √3 जो है, यानी ये कर्णी जो है, कर्णी से कर्णी हट जाएगा, आ जाएगा 3q² = p²। ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई संख्या है जिसका वर्ग करने पे वो 3 आए, बताओ, ऐसी कोई भी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पे 3 आए। तो हम यहां लिखेंगे अतः ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या है, 3 आए, ठीक है। तो हमने जो मान रखा था, हमने जो मान रखा था वो गलत हो गया। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः √3 जो हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। बस इतना सा करना है और इसमें कुछ आपको नहीं करना, यही छोटा सा काम था। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 एंड 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलो भाई देखो, अनेक हल होने की कंडीशन क्या है, तो अनेक हल होने की कंडीशन एक ही है क्या सर, कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यही जो स्थिति है, इसमें क्या होता है, a1 और a2 की जो पॉसिबिलिटी होती है कि इसके इन्फिनिटी पर, मतलब बहुत सारे अनेक हल होंगे, ठीक है। चलो तो मैं मान लेता हूं ये मेरा पहला इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा ax + 2y = 2। मैं इसको लिख लेता हूं a1x + b1y + c1 = 0। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अंदर लेकर आना चाहूंगा,
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब देखो इसको कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू तो a ही आएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक, दूसरा इक्वेशन हमारे हमारे पास है 8x, दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या है 8x प्लस ay माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये बाहर 4 था, मैंने इसको अंदर ले लिया तो माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, कर दो बेटा। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8, b2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी a, और c2 की वैल्यू हो जाएगी -4। हमें क्या चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हम लिखेंगे अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए देखो अनेक हल के लिए यही एक ही शर्त लगती है क्या, कि सर a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, बराबर नहीं होता। तो a1 कितना है अपना, a1 देखो यहां से a1 है कितना a, अपॉन a2 कितना है, a2 है आपका 8, इक्वल नहीं होगा किसके, b1 कितना, अच्छा बेटा b1 कितना है, b1 है आपका देखिए 2, और b2 कितना है, b2 आपका कितना है a, ये हो गया। कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a का कितना हो जाएगा a इंटू a, इक्वल नहीं होगा 8 इंटू 2 के। ठीक है, a कितना हो गया, a स्क्वायर हो गया, इज नॉट इक्वल टू 8 टू द 16। ठीक, मतलब a जो निकालेंगे इज नॉट इक्वल टू, ये रूट में जाएगा 16, ये स्क्वायर इधर जाएगा, वर्ग इधर जाएगा, क्या बना लेगा, कर्णी बना लेगा, रूट बना लेगा ये। ठीक है, तो इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-4, याद रखना क्या आया, +-4। अब देखो क्या है, यहीं पे थोड़ा सा आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट चेक किया जाएगा कि आप कितनी चीज समझ पाते हैं। यहां पे आया a डज नॉट इक्वल टू +-4, मतलब a की जो वैल्यू है वो +-4 छोड़ के कुछ भी रख लो, इसका सोल्यूशन आएगा। बट क्या नहीं होना चाहिए, +-4 नहीं होना चाहिए, बस यही आपका आंसर है, इतने पे आप इसको छोड़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बिल्कुल अब यहाँ पे दे रखा है कि दिए गए चित्र में PS अपॉन SQ, PS क्या है, या ना PS अपॉन SQ, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू है किसके, PT अपॉन TR के, मतलब इसके अपॉन इसके इक्वल है। ठीक है, यानी रेशियो इक्वल दे रखा है यहाँ पे। तो कह रहा है तथा एंगल PST मतलब ये जो एंगल है इसके इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, PQR जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है भाई, कि जिसके दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, जिसके दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर मैं ये दिखा दूं कि PQ बराबर PR है, क्या दिखा दूं, PQ बराबर PR है, तो काम अपना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो देखो यहां से हम यह लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है पहले ये देखो, दिया है कि PS अपॉन SQ इक्वल टू क्या है, PT अपॉन TR, ये दिया है ना अपने पास, बिल्कुल दिया है। चलिए दूसरी चीज एक और दिया हुआ है कि एंगल PST जो है वो बराबर है एंगल PRQ के, ये भी दिया है भाई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा। अब जब इतना कुछ दे दिया है तो आगे का काम बड़ा आसान हो गया। आपको क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि PQ जो होगा वो PR के बराबर होगा, तभी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। चलिए देखिए हम उठा लेते हैं क्वेश्चन को, एकदम बेसिक से समझाएंगे आपको कि सारी चीज समझ में आए। देखिए हम यहां से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो या फिर यहां से समझिए, हम बात करें अगर इस ट्रायंगल में कि इन ट्रायंगल PST तथा
इन ट्रायंगल PRQ में। समझना क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि एंगल जो PST है वो बराबर है एंगल PRQ के। और एक बात मुझे बताओ, जब एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, तो मैं क्या यहाँ पे PT जो है वो लिख सकता हूँ किसके? अब PT किसके इक्वल हो जाएगा? PS के इक्वल होगा कि नहीं होगा? PS के, बिल्कुल PS के इक्वल होगा। PT जो होगा हमारा वो PS के इक्वल हो जाएगा। अब देखो क्या हो गया, अगर PT जो PS के इक्वल हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या मान लो? 1। इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 तथा 2 से, तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 है क्या? PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR। PS अपॉन SQ इक्वल टू, अब जहां पे PS है वहां पे मैं PT लिख दूं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर PT है तो यहाँ पे मैं PS भी लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा PS अपॉन, देखिए यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे PT है और PT किसके इक्वल है? PS के, तो जहां पे PT है वहां मैं PS लिख सकता हूं, तो PS अपॉन TR हो जाएगा। अब देखो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा TR इक्वल टू SQ। TR इक्वल टू SQ मतलब ये क्या हो गया? TR और SQ, TR ये रहा, SQ ये रहा, मतलब ये भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। ये भी आपस में बराबर हो गए और ये तो ऑलरेडी यहां से बराबर हो गया। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अतः PQ जो हो गया वो PR के बराबर हो गया। और ये अगर हमने प्रूफ कर दिया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR जो है एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक 40 सेमी ऊंची शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, देखो छिन्नक की बात करें तो मतलब क्या होता है? मतलब कुछ इस तरीके का आपका फिगर होता है। छिन्नक में कुछ इस तरीके का आपका फिगर होता है। इसमें दो त्रिज्याएं आपको मिलती हैं, एक छोटी त्रिज्या मिलती है, एक बड़ी त्रिज्या मिलती है। ये आपके छिन्नक होते हैं। इसको हम बोलेंगे इसे हम बोलेंगे R1, इसे हम बोलेंगे R2। मतलब छोटी त्रिज्या R2 होगी, बड़ी त्रिज्या R1 होगी। ये इसकी हाइट होती है जिसको हम H से दिखाते हैं, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है जिसको हम L से दिखाते हैं। क्या यहाँ दे रखा है? त्रिज्याएं क्रमशः 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना है? ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये कितना है? ये है आपका 38 सेंटीमीटर। चलिए, तो कह रहा है शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे देखो H की वैल्यू, ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई जो है वो कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटी त्रिज्या कितनी है? छोटी त्रिज्या ये R1 में मान लेता हूं कितना, छोटी त्रिज्या है आपकी 8 सेंटीमीटर। और बड़ी त्रिज्या जो है, बड़ी त्रिज्या इसको मैं R2 के नाम से लेता हूं भाई। और बड़ी त्रिज्या को क्या मानेंगे? हम मानेंगे यहाँ पे कितना? 38 सेंटीमीटर मान लिया, माना क्या, सॉरी दिया हुआ है। अब तिरछी ऊंचाई देखो L की वैल्यू हमें चाहिए होती है। तो आपको याद होगा शंकु में जब हम तिरछी ऊंचाई L निकालते थे तो ये फॉर्मूला था H² प्लस R² का, याद है ना? इसमें क्या होता है, अब इसमें जो रेडियस का अंतर आ जाता है, मतलब जो उनकी त्रिज्याएं होती है उसका अंतर आ जाता है, बस और कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगा? इन रूट ऑफ H² प्लस इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है ये अब की बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H की वैल्यू कितनी है? H की वैल्यू 40 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे R2 की बात करें तो R2 है आपका 38 और R1 है आपका 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर तो 4 चौके 16, और यहां से देखो 38 में से 8 जाएगा, बचेगा 30, और 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 कितना होता है? 25 और डबल 0। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 50। क्योंकि देखो ऐसे समझ लो, सिंपल सी बात है यार, 25 का होगा 5 और 2 0 का होगा 1 0।
तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपको देके से आएगा। बोलो इतनी बात सबको समझ में आए कि नहीं, ये बता दीजिए पहले। इतनी बात सबको क्लियर हो रहा है ना, इसमें कोई ऐसा तो नहीं क्वेश्चन जो आपको परेशान करे। अगर ऐसा कुछ होगा, देखो आज क्योंकि आज लाइव सेशन नहीं हो पाया तो थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्डेड ही चल रहा है, तो कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछना इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 132 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो हमें किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। प्रमेयिका जो है उनकी, प्रेमिका नहीं है भाई परियमिका, अरे जो भी है यार, प्रमेय मान लीजिए उसका, ठीक है, उसका प्रयोग करके, ठीक है, क्या बनाना है इनका, मस निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलो देखो कैसे निकालते हैं, a प्लस बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और यही जो b की वैल्यू होगी वही आपका एचसीएफ होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 272 से डिवाइड करेंगे 1032 को। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1032 बराबर 272। कितनी बार ले जाए, चलिए 3 बार ले जाते हैं उसको। कितनी बार, 3 बार। तो 3 दूनी 6, 7 त्रिके 21 के 1 हासिल आया 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8, 816 आया। माइनस कीजिए, कितनी बार ले गए हम इसको, 3 बार ले गए, प्लस, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। 12 में से 6 गया तो 6 आएगा। अब यहाँ बचा कितना, 2, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ बचेगा 2, 216, 216 आपका बचेगा, ठीक है। अभी 216 से हम डिवाइड करेंगे 272 को, ठीक है। तो अब इसी 216 से हम डिवाइड करने वाले हैं 272 को। किससे डिवाइड करेंगे, 216 से। कितनी बार ले जाएंगे, तो ये तो दिख रहा है सर ये केवल एक बार जाएगा, 216। तो 12 में से 6 गया, आएगा 6। अब यहाँ देखिए क्या बचा, यहाँ बचा है आपका केवल और केवल 6, 6 में से 1 गया है तो बचेगा 5, 56 बचा। एक बार ले गए, कितना बचा रिमाइंडर, 56 बचा। अब इस 56 से हम अगली संख्या मतलब 216 को ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएं, तो अगर 4 बार हम इसको ले जाते हैं, देखिए 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, और 4 पंचे 20 2 22, अधिक हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है, 224 हो जा रहा है। इतना नहीं चाहिए, हमें कम चाहिए ना, तो हम इसको 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, हम इसको केवल और केवल 3 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। तो 6 त्रिके 18 के 8 हासिल है 1, और 5 15 1 16। कितनी बार, अब हमने क्या किया, 216 को 56 गुणे कितनी बार ले गए, 3 बार ले गए। तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 0, मतलब 20, 20 में से 16 गया तो 4 बचा। कितना बचा आपके पास, 48। अब इस 48 से 56 को डिवाइड कीजिए। तो सबको पता है यार कि अगर मैं इस 56 को डिवाइड करूंगा किससे, 48 से, तो एक ही बार ये जाएगा, एक बार 48। कितना आ गया, 16, 8 आ जाएगा, बस इतना ही आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा, ठीक है। अब इस 48 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, और 8 छंग 48 होता है, और रिमाइंडर बचेगा 0। बस यहीं तक ले जाना था, बस यहीं तक इसको लेके जाना था। अब देखो यहीं पे आपका काम हो गया। तो मतलब एचसीएफ अगर मैं बात करूं, एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032 कितना आएगा, तो ये वाला नंबर याद रखिएगा, क्यों मत समझना, बी वाला, ठीक है, बी वाला ही एचसीएफ होता है। कितना आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर है। बात समझ में आई, चलिए। कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की मान बताइए। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह सकते हो ये 2 नंबर एकदम हलवा का क्वेश्चन है। आपको देखो कैसे करेंगे, यहां पे दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। देखो दे रखा ना, इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। अगर a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया ना, तो क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो सेम देखो मेरे बच्चों, ये भी तो है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस, ये होगा ना यार, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ा ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या ये दोनों टर्म मेरे पास नहीं आए क्या, क्वेश्चन में आए हैं सर। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अभी देखो क्या मैं इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे सर, हर चीज का रीजन बताऊंगा मैं बच्चे। a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n होता है, तो हम इसे a b के पावर n लिखते हैं, बस ऐसे लिख दिया इसको। अब देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट थीटा ऑलरेडी गिवन है कितना, 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, और यही क्या है आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या बोला है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या, मैं पहली संख्या को x मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि क्रमागत संख्याओं की बात हो रही, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। प्रश्नानुसार क्या करें, जिनके वर्गों का योग, मतलब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, मतलब क्या, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना है 365 है, कितना 365। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस 365 को इधर लेकर आओ, ये माइनस 365 हो जाएगा, अभी घटाने के बाद हो जाएगा, ठीक है। x कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x, ये हो जाएगा 364 या फिर 364। अब देखो पूरे नंबर जो है ना 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दुनिया के 4, 182। अब देखिए 182 का आपको गुणनखंड करना है, जिसे माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 182 मतलब कितना, 91 गुणे 2 है क्या, बिल्कुल। और ये 13 सते 91 है क्या, और 7 दूनी 14 और 13, बिल्कुल हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर के 0। इतनी बात समझ में है बेटा। अब देखो इसके बाद यहाँ पे मैं बताता हूँ आगे। अब इनका कॉमन लेके पेयर बनाएंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 14, माइनस यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 14 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, तो x प्लस 14 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब या तो पहली संख्या 0 होगी या तो दूसरी संख्या। हम मानते हैं पहली संख्या 0 होगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या हो गया, माइनस के 14। अब बताओ क्या ये संख्या हम ले सकते हैं क्या,
बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक वर्ड यूज किया धनात्मक, और ये क्या है, ऋणात्मक है, तो इसे हम बोलेंगे अग्राह्य, अग्राह्य बोलेंगे। तो अगला लीजिए, तो हम दिखाएंगे x माइनस 13 बराबर 0, तो x कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो ये तो पहली संख्या हो गई, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 13 प्लस 1 बराबर के 14। बस, अब इतने छोटे से सोल्यूशन में आपको 4 नंबर मिल गया। बस मजे करो यार। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है बिंदु -4 और 6, बिंदुओं ए -6, 10 और बिंदुओं बी 3, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब समझना, मतलब मान लो एक पॉइंट यहां था और दूसरा पॉइंट यहां था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के निर्देशांकों की बात करें तो पॉइंट ए के जो निर्देशांक है -6, 10 है। देखो यार, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेना आप लोग। ये -3, 8 है। कह रहा है एक पॉइंट सी है, मान लो यहाँ पे बिंदु सी है ये, जिसके निर्देशांक -4, 6 है, जिसको m और n के m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर देता है, इस अनुपात में इसको भाग कर देता है, मतलब विभाजित कर देता है। आपको यही अनुपात ज्ञात करना है। देखो बिंदु क्या है आपका, यहाँ पे जो आपका बिंदु के निर्देशांक है वो है आपके -4, 6, मतलब यही जो है कैपिटल X और कैपिटल Y है, ठीक। और ये जो है मैं मान लेता हूं ये मेरे x1 इक्वल टू -6, y1 इक्वल टू 10, और इसको मैं मान लेता हूं x2 इक्वल टू 3 और y2 इक्वल टू -8। हम लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु -4, 6 m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। हमने मान लिया, हमें फॉर्मूला पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -4, कैपिटल X देखो कितना -4, तो -4 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। m1 कितना है, m1 हमें नहीं पता, x2 हमें पता है कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3m1 प्लस m2, x1 कितना है -6, तो ये हो जाएगा -6m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो इस m1 m2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -4m1 -4m2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3m1 -6m2। m1 को एक तरफ, m2 को दूसरी तरफ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -4m1 -3m1 इक्वल टू -6m2, और ये +4m2 हो जाएगा। तो -4m1 -3m1 ये कितना हो जाएगा, -7m1, और ये -2m2। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं कि आप कंफ्यूज ना। अभी क्या हो जाएगा, 7m1 इक्वल टू हो गया 2m2। अब m2 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7, मतलब m1 रेशियो m2 जो है वो क्या है, 2:7 है, ठीक है। बट आपको यहीं पे नहीं रुकना है, अभी आपने एक x को लेके निकाला ना, अब सेम चीज y के साथ करेंगे। क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन, अच्छा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने m1 पहले ले लिया था, यहाँ m2 पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दैट्स ऑल ओके, m1 प्लस m2। अब इसी में आप रखिएगा, और यहाँ पे भी देखोगे यही रेशियो आने वाला है आपका, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर
वाले एक बेलन के रूप में ढाला ढाला जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी को पिघला के किसी को बना के कुछ और बना दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आप एक चीज कभी परिवर्तित मत करना, उसका आयतन। ठीक है, आयतन कभी परिवर्तित नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि मतलब कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के गोले को, मतलब पहले क्या था, एक मेरे पास गोला था, इसकी त्रिज्या कितनी थी, 4.3 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना दिया गया। मतलब इसको पिघला के क्या बना दिया गया, इसको पिघला के दोस्त एक बेलन बना दिया गया। कुछ इस तरीके का एक क्या बना दिया, बेलन बना दिया, जिसका रेडियस, देखो इमेज आप लोग जरूर बनाना, फिगर बहुत जरूरी है, याद रखना। आर कितना हो गया, 6। इसका कैपिटल आर मानते हैं 6 सेंटीमीटर, इसका स्मॉल आर मानते हैं 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे देखो कह रहा है इसकी हाइट बताइए। तो मैंने क्या बोला कि जब इसी गोले से ही तो बनाया जा रहा है ना, तो देखो गोले की त्रिज्या यहां लिखेंगे, गोले की त्रिज्या, मैं इसको आर मानता हूं, कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा 4.2 है, मैं यहाँ 4.3 लिखा हूं। ठीक है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको पिघला दिया गया। तो अब यहां पे हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, इसको मैं बोलता हूं कैपिटल आर, जो है हमारे 6 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला बेटा कि कुछ चीजें परिवर्तित नहीं होगी, क्या नहीं होगा, आयतन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर, गोले के आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, ये होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो यहां से पाई और ये पाई तो अपने आप कट गए, ठीक है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आर जो है यहाँ पे, आर हमें 6 दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू एच, ये हो जाएगा 4/3 इंटू, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये हो जाएगा। अभी देखो क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 4.2, 4.2 इंटू 4.2 अपॉन में ये तो 3 है, साथ में ये 6 आ जाएगा। अब देखो इसको काटते हैं, कैसे काटेंगे, पहले बात 3 से काटते हैं इसको, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, इसके पास जाएगा 12 हो गया, 3 4 जा 12, कट गया। अभी देखो ये 6 है, तो 3 2 जा 6 होगा, और 3 1.4 जा 42 होगा, 3 2 जा 6, और इसको भी डिवाइड करें तो 1.4 टाइम कट गया। अभी देखो 2 7 जा 0.7, 2 7 जा 0.7, तो अपने पास बचा क्या यार बच्चे, h इक्वल टू बचा 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 14 चौके 56 होता है, तो मतलब 5.6 ये हो गया, और 7 49 मतलब 0.49 ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 56 में अगर 49 का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, 6 9 54 के 4 हासिल आया, कितना 5 आया। ठीक है, 9 5 45, 45 5 49, 4 6 36 के 6 हासिल आया 3, और 4 4 5 20, 20 3 कितना हो गया 23 हो गया। ये 4 9 6 15, 4 3 7 1 8, और ये 2, कितना अपने पास आया 2 8 5 4। भाई 0.3 स्थान पे जाएगा तो यहाँ पे आ गया, मतलब h का मान कितना आ गया 2.854 सेंटीमीटर, ये आएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपको परेशान करे, बस क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे, बड़े क्या कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा था, और कुछ नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो यहाँ पे चीजें क्या है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो आपको माध्य बताना है। देखो क्या है, तो यहाँ पे साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है, साक्षरता दर कितना है
45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 75 से 85 है और 85 से 95 है। इतना दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे नगरों की संख्या दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, इसी को मैं बोलूंगा FI। क्या बोलूंगा? FI। कितना है? 3 है, 10 है, 11 है, 8 है और कितना? 3 है। यहां पे हम निकालेंगे XI। ये XI क्या है? याद रखिएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अब यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा, देखिए अपने पास 45 प्लस 55 बटे के 2 कितना आएगा? तो 5 5 10 के 0, 5 4 9 1 10 के 0, कितना आ गया? 50 आ गया। तो पहला कितना आ गया हमारा? 50 आ गया। थोड़ा सा चेंज कर ले यार, पहला कितना आया हमारा? 50 आया। अब 55 प्लस 65 बटे के 2, तो 5 5 10, 6 5 11 12 के 2 डिवाइड करें, कितना आएगा? तो 2 छक्के 60 आ गया। कितना आ गया? 60 आ गया। कितने का अंतर है? 10 10 का, तो 60 हो गया, ये 70 हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा और ये आपका 90 हो जाएगा। इतना आ गया। अब देखो इसमें हमें एक और कॉलम बनाना था, मैं नहीं बना पाया वहां पे, पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में था उस टाइम। अब यहाँ पे जब हम इसके माध्य निकालेंगे तो एक चीज आपको और निकालना पड़ेगा। देखो इस माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। मतलब इसका पूरा योग हम करेंगे, तो इसका अगर हम योग करें तो कितना आएगा? तो 10 10 3 13 13 13 और 7 7 कितना होता है? 20 21 हो गया, 21 और 21 10 31 1 32 32 और 3 कितना हो गया? 35। तो ये आपका आ गया 35, मतलब सिग्मा FI आपका 35 आ गया। हाँ, एक आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ, देखना। सिग्मा FI XI, आप लोग अलग से कॉलम बनाना, सिग्मा FI XI मतलब इन दोनों का गुणा करके, तो 5 15 मतलब ये हो गया 150, ये हो जाएगा आपका 600, ये हो जाएगा आपका 770, ये हो जाएगा 8 8 64 और 9 3 27। सबको जोड़ो, तो सबको जोड़ो तो 1 2 3 4 5 मतलब ये 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिग्मा FI XI 0। अब यहाँ पे 5 7 5 12 12 4 16 16 16 4 20 3 23 के 3 हासिल है 2 6 1 7 7 7 14 14 6 20 2 22 22 2 24, इतना आ गया। तो मतलब ये हो जाएगा 2430 बटे के कितना आया? 35। मतलब ये संख्या 5 और 7 दोनों से कटेगी, तो पहले 7 से काट देते। 7 5 35, 7 3 के 21, 21 आया ना? नहीं कटेगा भाई, 21 आ गया ना, 7 से नहीं कटने वाला, 7 से ये नहीं कटेगा। चलो 5 से काट दो, 5 से तो कट रहा है ना। तो 5 7 जा 35 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 5 6 जा, ठीक है। तो 486 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से 49 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 7 7 8 56, अरे 7 से 49 नहीं होगा तो 56 कहाँ से होगा? हम इसको 6 बार ले जाते हैं, 7 6 42, तो 42 आए कितना? 8 में से 2 गया तो आया 6, 66 हो गया। कितने? 7 8 7 9 63, 7 9 63, तो कितना आ गया? 3 आ गया। 10 पर बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, बस इतना बहुत है। तो 69.4, तो साक्षरता दर कितनी है? 69.4% है, ठीक है, यही दर है, यही इसमें आएगा। तो जो माध्य है वो कितनी है? 69.4, और यही क्या है आपका आंसर है। अब बस ये चीज आप कहीं और करिएगा, बस सिंपल हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है,
छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या कुछ भी मान लो, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूं x और छोटी संख्या को मैं मान लेता हूं y। छोटी संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, y हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, मतलब दोनों संख्याओं के वर्गों का मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 180 है। इसको लिखो समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग मतलब y का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग यही तो हो रहा है ना, y का स्क्वायर। छोटी संख्या क्या है, y का स्क्वायर। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या मतलब x का कितना है, 8 गुना है। y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 8x हो गया। अच्छा देखो, अगर इस y स्क्वायर का मान हम समीकरण में 1 में रख देता, देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 8x और माइनस 180 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आ गया, अब हमें करना है 180 का फैक्टर करना है, माइनस करके 8x लाना है। तो 180 का फैक्टर मतलब क्या कि पहले 3 त्रिके 9 दूना 18 और 2 बच्चे 10, ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखो बच्चे इसमें हम फैक्टर बनाएं कि माइनस करके, तो देखो क्या आ जाए, 3 त्रिके 9, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 दूना 12, 12 में से 5 या 15, नहीं ये भी नहीं हो सकता। फैक्टर बनाना है हमें और गुणा कर, हाँ 10 और 18, 10 और 8, क्योंकि 10 और 8 80, सॉरी 10 8 करेंगे तो 80 आएगा, और माइनस नहीं 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 नहीं, 18 गुणे 10, ये बिल्कुल 18 गुणे, थोड़ा सा काफी टाइम से पेपर सॉल्व कर रहा हूं तो इसके थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 18 गुणे 10, 18 गुणे 10 करोगे तो देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कॉमन लेंगे तो हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 18, और इसमें हम कॉमन लेंगे प्लस 10 तो ये भी आ जाएगा x माइनस के 18 बराबर के 0, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हम अगला चेंज करते हैं। अब इन दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे x माइनस 18 कॉमन है, तो बचेगा आपका x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं पहले दो टर्म्स है, इनका मल्टीपल 0 आ रहा है, प्रोडक्ट क्या है 0 आ रहा है, गुणनफल 0 है, तो x प्लस 10 बराबर कितना आएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। अच्छा माइनस का 10 आ गया तो हम ये नहीं ले सकते, हम इसे नहीं लेंगे। अगला जो नंबर है x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 18, हम इस संख्या को लेंगे, तो हमारी बड़ी संख्या कितनी आ गई, 18 आ गई। तो छोटी संख्या कितनी होगी, छोटी संख्या, तो देखो क्या कह रहा है, इस समीकरण 2 में ध्यान देना कि y स्क्वायर छोटी संख्या तो y ही थी ना, 8x है, तो अगर हम यहां से y निकालना चाहें, समझना मेरे पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया हुआ है, कितना दिया, 8x दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू पता है y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ 8x हो जाएगा ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ 8x हो जाएगा, ठीक है। तो 8 तो 8 रहेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई है, तो ये हो जाएगा कितना, 8 को हम अगर फैक्टर करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे, 18 को फैक्टर करें तो 2 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे, तो इसका ये पेयर बना, इसका ये पेयर बना, इसका ये पेयर बना, तो बाहर कितना आया, बाहर आया 2 2 4 आया और 3, मतलब y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, तो y का जो मान होगा वो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है, ये देखो बच्चे, कह रहा है दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेमी का वर्ग है, मतलब समझना ABCD जो है ये 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर ये भी है, 14 सेंटीमीटर ये भी है, 14 सेंटीमीटर ये भी है, और ये 14 सेंटीमीटर ये है।
आपको ये जो बीच में छायांकित भाग है ना उनका एरिया बताना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस स्क्वायर में से इस ये जो वर्ग है, इस वर्ग में से ये जो वृत्त बने हैं, वृत्त के एरिया को हम माइनस कर लें, वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लें, तो बड़े आराम से इसका एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा बात ये उठता है सर कि आखिर अगर वृत्त का एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका हमें रेडियस चाहिए। क्या चाहिए? इसका रेडियस, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ये क्या होगी? ये होगा 1/4 किसका? वृत्त वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा के बराबर। अच्छा, ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्यों समझो, यहां से यहां तक क्या है? वर्ग की भुजा है। और अगर मैं यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ करूं तो देखो यहां से यहां तक तो आपका एक वर्ग का वृत्त हो गया, माफ कीजिएगा वर्ग का वृत्त कह रहा हूं, एक वृत्त का उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर को क्या बोलते हैं? परिधि हो गए, नहीं परिधि थोड़ी ना होता है, व्यास हो गया, सॉरी व्यास हो गया, ठीक है। तो यहां से यहां तक जब आधा व्यास है तो 1/4 इसकी त्रिज्या होगी, बस बात खत्म यार, इसमें समझना कुछ नहीं है। तो 1/4 गुणे कितना हो गया? वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा आपकी 14 है, तो 2 दूनिया 2 सतह, तो ये 7/2 सेंटीमीटर आ गया। तो हम सीधे यहाँ पे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधे सीधे, कुछ नहीं लिखना, सीधे सीधे लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको ये तो समझ में आएगा कि हमने 4 का गुणा क्यों किया, क्योंकि अपने पास कितने वृत्त हैं? 4 वृत्त हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग, ये हो जाएगा 4 गुणे पाई r स्क्वायर। ठीक, अभी देखो ये भुजा अपने पास कितनी है? भुजा है आपका 14, तो 14 गुणे 14 माइनस 4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दो बार में कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो 14 14 होता है 196 और 22 सतह होता है 154। ठीक, अभी इसको माइनस करो तो 6 में से 4 जाएगा, आएगा 2, और 15 में से 4 जाएगा तो 19 में से 15 जाएगा तो आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो अभी के लिए फिलहाल इतना है, समय कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका और बचा है, तो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में कर लेंगे अगले सेशन में। तो कल की जो क्लास होगी वो लाइव क्लास होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लाइव में हम लोग आएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन इसके काफी बेहतरीन थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, कल हम लोग बाकी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल मैं कोशिश करूंगा ये जो मेंसुरेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो लेकर आने के लिए, कुछ क्वेश्चन उस पर लेकर आएंगे, वही क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ठीक है बच्चों, तो कल मिलते हैं कल की क्लास में मॉर्निंग में, बिल्कुल भूलना नहीं मॉर्निंग में लाइव होने के साथ जुड़ने के लिए। ओके बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब, और भाई अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना। ओके बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।